नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइंस जर्नी में। घटना 712 कॉमन एरा की है, जब मोहम्मद बिन कासिम भारत के सिंध प्रांत पर जीत हासिल कर लिया। वहां का ब्राह्मण राजा दाहर की दोनों बेटियां सूर्या देवी और परमीला देवी को खलीफा के हरम में भेज दिया और ब्राह्मण राजा दाहर की बीवी लाड़ी को अपना बीवी बना लिया। सवाल है, ये बुद्ध की सम्राट अशोक की धरती, जहाँ बुद्ध से पूरी दुनिया नतमस्तक थी, और वहीं सम्राट अशोक का नाम सुनते ही विरोधियों के धोती में पेट्रोल छूट जाया करती थी। उस धरती पर किसी भी विदेशी आक्रांता की इतनी मजाल कैसे हो गई कि वो यहाँ के बहु बेटियों पर नजर डाल सके? क्या भारतीयों ने उस समय चूड़ियां पहन ली थी? क्या आपके मन में ऐसे सवाल नहीं आते? इस वीडियो को आप अंतिम तक देखिए, हम खोजेंगे क्या एक्चुअल कारण था। दरअसल जम्बूद्वीप बुद्ध और सम्राट अशोक की धरती है। सम्राट अशोक का खौफ इस कदर था कि उनके जाने के 1000 साल बाद भी किसी माई के लाल में दम नहीं हुआ कि भारत के बहु बेटियां छोड़ दीजिए, भारत की तरफ आंख उठा के देख सके। पर ऐसा पॉसिबल कर दिखाया अरबियों ने। मोहम्मद बिन कासिम अरबी था। आखिर ऐसा कैसे पॉसिबल हो पाया? क्या अरबी इतने मजबूत और ताकतवर हो गए कि वो भारत पर हमला करके जीत जाते बड़ी आसानी से, या फिर भारत के ही कुछ गद्दारों ने अरबियों के साथ मिलकर ऐसा कुकर्म कर डाला? क्या लगता है आपको? हम बताते हैं। असल कारण था गद्दारी। गद्दारी से तो अच्छे अच्छे देश भी डूब जाएंगे, और यही भारत में भी गद्दारियां हुई। आइए हम एक एक करके इन सारे प्रश्नों का जवाब पूछते हैं। क्या मामला चल रहा था वहाँ पे? अगर आपने पिछला वीडियो देखा है तो आपको एक बात तो समझ में आ गई होगी कि किस तरह से जम्बूद्वीप के सिंध प्रांत पे एक ब्राह्मण चच का कब्जा हुआ, कैसे उसने वहाँ की छत्राणी सोहनंदी को सिट किया और फिर राज सत्ता हासिल की, और उससे उसने 2 बेटे दाहर सेन और दाहर और एक बेटी बाई को पैदा किया। बड़ा बेटा दाहर सेन सिंध के कुछ हिस्सों पर शासन करने लगा, वहीं जो छोटा बेटा राय दाहर था उसने अल्लौर, जो कि सिंध प्रांत की राजधानी थी, वहां पे शासन कायम रखा। बहन बाई भी छोटे भाई के साथ रहती थी। अब वो बड़ी हो चली थी, अब उसके शादी की चिंता हुई। यहाँ पे एक बड़ी हैरतअंगेज घटना हुई जिसे सुनकर आपके दिमाग हिलने वाले हैं। तो कैसे, जरा ध्यान से सुन। ये जो बाई लड़की थी उसके बारे में ज्योतिषियों ने ये बता रखा था कि ये कभी इस राज्य से बाहर जाएगी ही नहीं, और जो भी इसका पति होगा वही शासन करेगा यहाँ पे। अब जो ये छोटा भाई है राजा दाहर, राजा को दरअसल उस समय राय कहते थे। ये राय दाहर ने क्या सोचा, चलो क्यों ना मैं ही अपनी बहन से शादी कर लूं, ताकि ये कभी यहाँ से बाहर भी न जाए और मैं ही हमेशा यहाँ का राजा भी बना रहूं। तो उसने अपनी बहन से शादी कर ली। चचनामा लिखता है, दाहर ने अंदर जाकर अपनी बहन को चुन्नी ओढ़ाई और अंगूठी के अतिरिक्त दूसरे जेवर भी पहनाए। इसके पश्चात अपनी तलवार से शादी की रस्में पूरी की और उसकी साड़ी और अपने 2 साले से गांठ बांधी और राजगद्दी पर साथ में बैठाया। एक दूसरी किताब तारीखे मासूमी में भी इस ब्राह्मण भाई बहनों के शादी की चर्चा आती है, और उसमें ये लिखा गया है कि शादी की रस्म आग के चारों तरफ फेरे लेकर हुई। खैर, ऋग्वेद का तब तक तो कोई सबूत नहीं मिलता, तो ऋग्वेद में जो यमी भाई बहन के रिश्ते बनाने की बात आती है, क्या राजा दाहर की घटना को ही आगे चलकर यमी के संवाद के रूप में ऋग्वेद में तो नहीं स्थापित कर दिया गया? खैर, आगे बढ़ते हैं, क्योंकि राजा दाहर के जो कारनामे हैं उसे तो सुनकर आप भी माथा पीट लेंगे। ये तो कुछ नहीं था। अब मैं एक दूसरी घटना सुनाता हूँ। लड़ाई का मैदान है। अरबी मोहम्मद बिन कासिम, जिसकी उम्र मात्र 17 साल है, भीतर घुस आया है। लड़ाई चल रही है और राजा दाहर साहब जो हैं पालकी में बैठ के सवार होकर चले हैं लड़ाई करने। वहाँ पे साथ में 2 दासियां भी रखे हुए हैं। पता नहीं कौन सा माल फूंक के गए थे वो दोनों दासियां, उनको होश में और जोश में रखने के लिए थी वहाँ पे। अब चचनामा किताब, जिससे वहाँ का पूरा इतिहास पता चलता है, जो कि सिंध के इतिहास को जानने के लिए सबसे ऑथेंटिक किताब है, वो क्या लिखता है जरा ध्यान से सुनिए। लड़ाई के मैदान में 2 दासियां उसके यानी राजा दाहर के साथ पालकी में बैठी थी, एक तीर देने के लिए और दूसरी पान के पत्ते के लिए, ताकि वह फुर्त और होशियार रहे। पता नहीं कौन सा माल फूंक के लड़ाई के मैदान में गया था ब्राह्मण राजा दाहर। अब ये तो वही जाने। हम आगे बढ़ाते हैं कहानी। ये लड़ाई होती है और लड़ाई में राजा दाहर हार जाता है, लेकिन अब उसके जो बेटियां हैं, उसकी जो पत्नी है, वो मोहम्मद बिन कासिम को नहीं मिलते। तो चचनामा क्या लिखता है कि दोनों दिन लड़ाई के बाद मोहम्मद बिन कासिम के दरबार में लगभग 1000 ब्राह्मण आए। उनके सिर के बाल और दाढ़ी मूछ भी साफ थी। उसको इस तरह एक जैसा देखकर मोहम्मद बिन कासिम हैरान हुआ और पूछा कि ये लोग किस लश्कर में हैं? लश्कर मतलब सेना। इस तरह गंजा बनकर क्यों आए हैं? तो ब्राह्मणों में से एक ने कहा, हुजूर, हमारा राजा ब्राह्मण था, हम भी ब्राह्मण हैं। जब वो मारा गया और उसकी
हुकूमत भी चली गई तो कुछ वफादार व्यक्तियों ने उसके दुख में आत्महत्या कर ली क्योंकि वो राजा की जुदाई सहन नहीं कर पाए, और दूसरे लोगों ने हमारी तरह अपने सिर के बाल दिए और दाढ़ी और मूछ भी मुड़वा दी। ये हमारे दुख को दर्शाने के लिए है और परलोक जाने वाले व्यक्ति के प्रति सम्मान के लिए है। आगे ब्राह्मणों ने चाटुकारिता में तल्लीन होकर मोहम्मद से कहा, अब जबकि ईश्वर ने यह राज्य और शासन आपके अधिकार में किए ही हैं, तो हम सब न्यायप्रिय कमांडर की सेना में न्याजमंदी यानी कि नम्रता से यह जानने आए हैं कि आपका हमारे भविष्य संबंधी क्या विचार है। अब मोहम्मद बिन कासिम ने जब देखा कि कुछ ब्राह्मण तो पहले से ही गद्दारी किए थे जिसके कारण वो भीतर घुसा था, और अब भी ये पूरी की पूरी ब्राह्मणों की ब्रिगेड ही यहाँ पहुंच गई है और वो अपने देश से गद्दारी के लिए तैयार ही हैं, तो चलो मौके पे चौका लगा देते हैं। तो चचनामा क्या लिखता है कि मोहम्मद बिन कासिम ने सोच कर कहा कि सच यह है कि तुम लोग अपने मालिक के वफादार रहे हो, यह अच्छी बात है। मैं आप लोगों को आजादी देने के लिए तैयार हूँ, पर इस शर्त पर कि तुम लोग राय दाहर के कुटुंब के सदस्यों को यानी उसकी जो बेटियां हैं को मेरे सामने करो, वह कहीं भी हो। इस शपथ के साथ यह भी वादा करो कि ब्राह्मण रानी लाड़ी को घर के अंदरूनी कमरों में से ढूंढ निकालो और दूसरे लोगों को भी आजाद करो जिन्होंने इस्लाम स्वीकार किया है। जिसने नहीं स्वीकार किया है उस पर जजिया लगा दो। अब देखें यहाँ पे डील हो रही है। अब इस डील के बाद आगे क्या लिखता है चचनामा कि ब्राह्मणों ने जब देखा कि अरब जनरल मतलब मोहम्मद बिन कासिम, बिन मतलब बेटा होता है यानी कासिम का बेटा मोहम्मद, वडेरों का लिहाज रख रहा है, तो वो भी कुछ इसी प्रकार की रियायत लेने के लिए निवेदन करने आ गए। मोहम्मद बिन कासिम ने हुक्म जारी किया कि पूर्व में जिस तरह इनका स्थान कायम था वही दर्जा और मान्यता कायम रहेगी। और फिर सारे ब्राह्मणों की सभा हुई मोहम्मद बिन कासिम के साथ, और कासिम ने कहा, मैं आप लोगों के बारे में ओहदे ज्यों के त्यों कायम रख रहा हूँ और रियासत का शासकीय कार्य भी आपके काबिल हाथों में सौंप रहा हूँ। इसमें आपका पीढ़ी दर पीढ़ी हक कायम रहेगा। मतलब आप जो सोचते हो ना कि ब्राह्मण कब से पीढ़ी दर पीढ़ी कब्जा कर रहा है, तो ये पूरी डील का हिस्सा थी कि अब पीढ़ी दर पीढ़ी इस चीज को कायम रखेगा। वो कौन ये आदेश जारी कर रहा था? मोहम्मद बिन कासिम। आपके कुटुंब और वंशजों के लिए भी इतिहास की इस डील के बाद सतालोभी ये जो चुनमंगे थे ये घनघोर जातिवादी बन गए। अपने पद की लाभ के लिए भारतीयों में घुसकर ये प्रचारित करने लगे कि भाई ये राजा तो सबसे बढ़िया है, तुम लोग मोहम्मद के खिलाफ हथियार उठाना छोड़ दो। आपको पता है ना इन्होंने क्या कह रखा है कि शूद्रों को, वैश्यों को हथियार नहीं उठाना है। तो पूरा माहौल तैयार करने लगे, भारतीयों के बीच में घुस के बड़ी अच्छी सी डील भी साइन कर ली इनने। अब चचनामा क्या लिखता है कि मोहम्मद के साथ इस डील के बाद ब्राह्मणों ने इस नई हुकूमत यानी मोहम्मद बिन कासिम के विषय में अच्छा बोलना शुरू किया, और अब समझौते के अनुसार दाहर की जो दोनों बेटी थी, ब्राह्मणी सूर्या देवी और ब्राह्मणी प्रमीला देवी, मोहम्मद बिन कासिम को सौंप दी गई। अब मोहम्मद बिन कासिम जो था उन दोनों को अपने खलीफा के हरम में भेज दिया, और दाहर की जो बीबी ब्राह्मणी लाड़ी थी उसको खुद अपनी बीबी बना लिया। अब उधर हरम में जो खलीफा था, जो बड़ी बेटी थी सूर्या देवी, उसको अपने बिस्तर में बुलाया। एक मिनट हमें ना कहानी पे फोकस करना चाहिए। यहाँ पे सवाल ये है कि मोहम्मद बिन कासिम इस सम्राट अशोक और बुद्ध की धरती में इतनी आसानी से कैसे घुसा? चलो लड़ाई हुई, जीत गया, लेकिन इतनी आसानी से ये हुआ क्या था भाई, उसको भी तो समझना है। तो ये चचनामा उसके बारे में क्या कहता है जरा ध्यान से सुनिए। दरअसल जैसा कि मैंने फर्स्ट पार्ट में बताया था कि उस समय चारों तरफ बुद्ध धम ही था, तो बुद्ध धम के बड़े बड़े टेम्पल्स जो स्तूप होते हैं, महाविहार थे, वो बने हुए थे। तो जैसे ही मोहम्मद बिन कासिम जब सिंध में घुसा तो जो देवल जगह थी वहां पे लड़ाई होने के माहौल तैयार हो रहा था। तो जो देवल के लोग थे उन्होंने क्या किया, जो उनका किला था उसके भीतर घुस गए, चारों बगल से पैक कर दिए, और इधर मोहम्मद बिन कासिम भी वेट कर रहा था कि उस पर हमला कैसे करे। तो चचनामा लिखता है कि अचानक किले में से एक ब्राह्मण बाहर आया और ऊंची आवाज में रहम की प्रार्थना करने लगा और कहा कि भगवान तुम्हें तुम्हारी उम्र बख्शे। हम अपने ज्योतिष के ज्ञान से जान चुके हैं कि इस्लामी लश्कर की सिंध पर विजय होगी और सारे काफिर भाग निकलेंगे, परंतु इस मंदिर में एक तिलिस्म है। जब तक मंदिर अपनी जगह कायम है, आपके लिए किले पर कब्जा करना असंभव है। आप कोशिश करके मंदिर का गुंबद गिराएं और ऊपर लगे हुए झंडे को तोड़कर टुकड़े टुकड़े कर दें। इसके पश्चात ही आपकी सफलता की संभावना हो सकती है। उस समय के इतिहासकारों का कहना है कि उस ब्राह्मण का नाम सुदेव यानी सददेव
था। तो आपने देखा कि वो इतनी आसानी से नहीं घुसा था, बल्कि यहाँ के एक ब्राह्मण जो सुदेव था उसने ये इंफॉर्मेशन लीक की, उससे जाकर मिल गया, यहाँ के मंदिर तोड़वाए, और मंदिर जब टूटा तो यहाँ के लोग हतोत्साहित हो गए। यानी यहाँ पे गद्दारियां हुई हैं, सिर्फ बहू बेटी की डील नहीं हुई थी, उसके पहले गद्दारियां हुई हैं। अब पूरे चचनामा में इस तरह की बहुत सारी घटनाएं दी गई हैं कि किस किस तरह से लोगों ने गद्दारी करके उसको खुद भीतर घुसाया, बड़े आसानी से उसको जीतने दिया। फिर मोहम्मद बिन कासिम जो है उस गुंबद को तोड़वा देता है। यानी भारत में पहला अरबी जब घुसा तो उसको यहाँ के धार्मिक स्थल तोड़ने की बात सिखाने वाला भी एक ब्राह्मण था। मैं कह रहा हूँ, चचनामा कह रहा है। अच्छा, इसके बाद से क्या हुआ कि फिर एक दूसरा ज्योतिषी भी आके और वो भी डील करने लगा मोहम्मद बिन कासिम से। वो भी लिखा है, वो भी दिखा देता हूँ। लिखा है, फिर किले में से एक ज्योतिषी बाहर आया और कहा कि मुझे हमेशा भविष्य को पढ़ने और किताब से अभ्यास करने की आदत है। जहाँ तक मैं समझ सका हूँ, हिंद की मौजूदा हुकूमत का जल्द ही अंत होने वाला है और मुसलमानों का शासन आरंभ होने वाला है। मैं किले में मुसलमान कैदियों, मर्द और थोड़ी औरतों को ढांढस बंधवाता रहा हूँ। धीरज रखें, जल्द ही इस्लामी लश्कर जीतने वाला है। अब अगर आप मुझे और मेरे परिवार को क्षमा करके जीवन दान दें तो मैं लौट